नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। मैं हूं कृष्ण, जो आपके लिए लेकर आता है अलग अलग टाइप के वीडियोस, जिसमें मोस्टली होते हैं स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोस। तो आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। 28 नवंबर 2022 को मैंने एक वीडियो बनाया था RSI से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि RSI को देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कब कॉल सेल करना सेफ है और कब पुट सेल करना सेफ है। तो उसी को आज मैं एक्सटेंड करने वाला हूं और मैं आज बताऊंगा आपको कि RSI को हम कैश सेगमेंट में यानी कि स्विंग ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए। ये वीडियो इंस्पायर्ड है मेरे गुरुजी महेश कौशिक सर से, जिन्होंने अभी RSI पे वीडियो बनाया था। तो आज मैं आपको RSI का अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा और कैसे हम उसे स्ट्रैटेजी में यूज कर सकते हैं और कैसे आप गूगल शीट को यूज कर सकते हैं डेली ट्रैकिंग के लिए कि कब क्या खरीदना है, कब क्या बेचना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि RSI होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट इज RSI? तो RSI एक ऐसा स्केल है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई स्टॉक या कोई स्क्रिप्ट कितना भाग रहा है या कितना स्लो रखा है। ठीक है, तो अगर RSI बहुत ऊपर चला जाता है तो हम उसे कहते हैं ओवरबॉट, मतलब बहुत सारे लोग उसे खरीद चुके हैं और वहां से उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरह जब वो बहुत नीचे चला जाता है RSI का लेवल, तो हम कहते हैं ओवरसोल्ड, मतलब बहुत सारे लोग बेच के बैठे हैं, अब इसमें लोग आएंगे और खरीदना शुरू करेंगे, इसलिए वो नीचे के लेवल पे ओवरसोल्ड कहलाता है। तो क्या है ये लेवल्स और इन्हें हमें कैसे यूज करना है स्ट्रेटेजी में, वो आप समझते हैं। आप इसे एक सीसॉ की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं। तो एक साइड अगर ऊपर जाती है तो उसे नीचे वापस आना ही है। इसी थ्योरी पे बेस्ड है ये कि RSI जब ऊपर चला जाता है काफी, तो वो नीचे आता ही आता है। जब आपको RSI का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि कैसे होता है ये। तो कुछ की पॉइंट्स है जो समझ लेते हैं। RSI की रेंज होती है 0 से 100 के बीच में, हमेशा आपको इसी के बीच में RSI दिखाई देगा। टिपिकल लेवल जो होते हैं RSI के, अगर 70 से ऊपर हो तो ओवरबॉट होता है और 30 से नीचे हो तो ओवरसोल्ड होता है। लेकिन जो मैंने अपनी स्टडी करी, जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में जो 2022 का मैंने वीडियो बताया उसमें शेयर किया था, मेरी स्टडी में मैंने पाया कि 65 के ऊपर के लेवल्स ओवरसोल्ड जोन होते हैं और 35 के नीचे के लेवल ओवरबॉट जोन होते हैं। यहां से रिवर्सल आने के सबसे ज्यादा मैक्सिमम चांसेस देखते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वहीं पे आएगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मैंने यहीं से रिवर्सल आते हुए देखा है। मतलब 65 के ऊपर निकल गया तो वहां से रिवर्स होके वो नीचे गिरने लगेगा, 35 के नीचे आ गया और फिर वहां से वो ऊपर बढ़ने लगता है। तो ये टिपिकली मैंने अपनी स्टडी में देखा है, जो कि मैंने बैक टेस्टिंग में भी आपको यहां पे दिखाया कि कैसे वो काम करेगा। तो स्ट्रैटेजी क्या है? When the RSI is in oversold zone, we buy it as per below। यानी कि वो जब नीचे वाले जोन में है, जो ओवरसोल्ड जोन होता है, वहां पे हम बाय करते हैं। जब वो 35 से नीचे जाता है तो हम एक बाय करते हैं। अगर वही स्टॉक फिर 30 से नीचे चले जाए, हम दोबारा उसे बाय करते हैं, मतलब और यूनिट्स खरीद लेते हैं। 25 से नीचे चले जाए तो और यूनिट्स खरीद लेते हैं, 20 से नीचे चले जाए तो और यूनिट्स खरीद लेते हैं। तो जो मैंने बैक टेस्टिंग करी है, जो शीट बनाई है, इन्हीं 4 लेवल्स पे बनाई है, क्योंकि 20 से नीचे जाना बहुत ही रेयर केस है। इन्हीं 4 लेवल्स में यूजुअली वो नीचे आके वापस रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बाइंग। उसके बाद अगर RSI हम बाय कर रहे हैं और 50 के ऊपर जाता है लेकिन 65 के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, 50 तक गया, उससे ऊपर गया, फिर से वापस नीचे आ गया, तो दोबारा से जब वो 35 के नीचे आया हम दोबारा बाय करेंगे, 30 के नीचे आया दोबारा बाय करेंगे। तो जो ऊपर हमारी साइकिल थी वो रिपीट होने लगेगी जब जब RSI 50 से ऊपर जाता है, यानी कि एक तरह से हमारी बाइंग साइकिल रीसेट हो जाएगी। तो ऐसा करते करते हम बाय करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, और सेल कब करना है? जब RSI 65 के लेवल को क्रॉस करे उस दिन हम सेल कर देंगे। ये मैंने बैक टेस्टिंग में यूज किया है, उसके रिजल्ट्स हम देखेंगे कि कैसा काम करता है। और क्या सेल करेंगे? हम सारे यूनिट सेल कर देंगे। तो जैसे हम अलग अलग लेवल्स पे बाय कर रहे थे, जैसे ही 65 क्रॉस करेगा हम सब सेल कर देंगे। वैसे चाहते तो हम 65 के ऊपर 70 के लेवल्स पे कुछ सेल करते, 80 के लेवल्स पे सेल करते, लेकिन मैंने देखा है कि 65 जब टच करता है, कई सारे केसेस में वहां से वो रिवर्स होके काफी नीचे आ जाता है, तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी खो देते हैं और हमें और पैसा उसमें लगाना पड़ता। इसलिए मैंने जो बैक टेस्टिंग करी वो 65 के लेवल से ही करी है कि 65 टच हुआ हम सब सेल कर देंगे और फिर हम वेट करेंगे कि दोबारा 35 के नीचे आएगा, दोबारा बाइंग शुरू करेंगे। उस बीच हम कुछ नहीं करते, जब तक वो 65 और 35 के बीच में है हम सब कुछ बेच चुके हैं। उसके बाद जब तक 35 के नीचे नहीं आएगा हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसे समझ लेते हैं कुछ चार्ट्स के एग्जांपल से। तो ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं और चार्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने HDFC का डेली चार्ट खोला है, मतलब हर एक दिन का कैंडल बनता है जिसमें, यानी कि हर एक दिन का मूवमेंट कैप्चर हो रहा है। डेली चार्ट है ये, और नीचे लगा है RSI का इंडिकेटर। इंडिकेटर लगाना ट्रेडिंग व्यू में बहुत आसान है। आप इंडिकेटर में जाएंगे और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सर्च करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू का डिफॉल्ट इंडिकेटर जो है वो आप लगा देंगे, तो वो नीचे ऐसे लग जाता है। ठीक है, उसमें जाके आपको सेटिंग्स में इनपुट्स में RSI का लेंथ 14 सेट करना है। तो जो हम RSI यूज करते हैं वो 14 पीरियड का RSI यूज करते हैं। ठीक है, और क्लोज के बेसिस पे करते हैं।
तो ये सेटिंग लगाने के बाद बाकी आप ये जो लेवल्स हैं कि हाई कहाँ पे दिखेगा, लो कहाँ पे दिखेगा, वो इस सेटिंग में चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 65 पे लगा दीजिए हाई और 35 पे लगा दीजिए लो। इससे आपको ये RSI नीचे दिखने लगेगा। जैसे ही आप चार्ट कोई और देखेंगे उसका RSI भी खुल जाएगा। तो HDFC की बात करूं तो इस स्ट्रेटजी में कब बाइंग आई कब सेलिंग आई वो देखते हैं। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, 2023 में चलते हैं। तो 2023 की स्टार्टिंग जनवरी में चलते हैं। बैक टेस्टिंग में मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिया है, बाकी और भी मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो स्टॉक काफी गिरे थे, उनमें RSI ने क्या कमाल करके दिखाया वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले HDFC का एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज हम जनवरी से उसे ट्रैक करना स्टार्ट करते, ठीक है। तो यहां जाके वो 35 के नीचे लेवल पे आया था, ठीक है। आप नीचे देख रहे हैं RSI ये इस लाइन से नीचे चला गया। तो यहां 35 के नीचे आते ही हम उसे बाय करते, उसके बाद हम वेट करते जब वो 65 के लेवल के ऊपर जाए, यानी कि यहां पे सेल कर देते। उसके बाद भी वो और ऊपर गया है लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमने एक बार सेल कर दिया, हम आउट हो गए। उसके बाद देखिए थोड़ा वो ऊपर गया, उसके बाद फिर से वो नीचे आने लग गया, फिर से यहाँ पे उसने 35 के नीचे गया, हम यहाँ बाय करते और फिर वो रिवर्स हो गया यहाँ से, और जैसे ही 65 के ऊपर गया हम सेल कर देते हैं। देखिए ये साइकिल चलती रहती है, वो नीचे जाएगा तो RSI नीचे आता है, और प्राइस ऊपर जाएगा तो RSI ऊपर जाता है। तो हम इस स्विंग का फायदा उठाते हैं। इसमें फायदा क्या होता है 65 के ऊपर लेवल सेल करने से, कि देखिए हमने सस्ता खरीदा 35 के नीचे जब आया, जब तक 65 नहीं आता उसका जो धीरे धीरे मूवमेंट है, हमें फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट नहीं रखते हैं हम यहाँ पे। हो सकता है हमें 5% मिले, हो सकता है हमें 10% मिले, कई केसेस में 20% भी मिल जाता है, कई में उससे ज्यादा भी मिल सकता है, डिपेंडिंग वो किस तरह से मूव कर रहा है RSI और प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। जब 65 के ऊपर गया हम सेल कर देते हैं। अब चलते हैं अपनी PPT में वापस, बैक टेस्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। चार्ट में समझ लिया हमने, स्ट्रैटेजी को थियोरेटिकली समझ लिया, लेकिन इसमें असर क्या करता है कि स्टॉक में कैसा रिजल्ट आया, इसे हम कैसे खुद से बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, उसके लिए मैंने बनाई है आप लोगों के लिए एक गूगल शीट। उसे इस्तेमाल करना काफी आसान है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि वो गूगल शीट कैसे यूज करनी है। तो ये है वो गूगल शीट जिसका परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली स्ट्रैटेजी वाली गूगल शीट है, उसकी बैक टेस्टिंग की शीट यहाँ पे है, जिसको खोल के आप कॉपी बना सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी है, क्लिक ऑन दिस लिंक एंड देन मेक अ कॉपी ऑफ द शीट टू डू योर ओन बैक टेस्टिंग, ठीक है। तो इसे खोलने के बाद जब आप जाएंगे तो इस तरह से आपकी गूगल शीट खुल जाएगी। तो इस गूगल शीट में आपको 3 शीट्स मिलेंगी, RSI नॉर्मल, RSI 200 SMA एंड RSI नॉर्मल विद 0 लॉस बुकिंग। तो ये क्यों? सबसे पहले मैंने RSI नॉर्मल को बैक टेस्ट किया। RSI नॉर्मल यहाँ पे क्या है, ऊपर मैंने लिखा है कि बाय व्हेन RSI टचेस द लोअर डिफाइंड लेवल्स, सेल व्हेन इट टचेस द हायर डिफाइंड लेवल। मतलब कि लोअर डिफाइंड लेवल जो 35, 30, 25, 20 जो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं लोअर लेवल्स, जब यहाँ पे आएगा तो हम बाय करेंगे, ठीक है। 35 पे पहली बार आया तो बाय किया, जब उसके बाद 30 पे आया तो बाय किया, उसके बाद 25 पे आया तो बाय किया, और जैसे ही इस अपर डिफाइंड लेवल यानी 65 पे जाएगा तो सेल कर देंगे। बैक टेस्टिंग में चाहे तो आप इन लेवल्स को चेंज कर सकते हैं, ये जो येलो में दिया है सब कुछ चेंजेबल है, तो आप चेंज करके अपनी खुद की बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना के दी है, जो ये लेवल्स यहाँ पे दिए हैं, ये मेरी बैक टेस्टिंग के हिसाब से अच्छे लेवल्स आए हैं और इसी को हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डालते हैं कि कोड कौन से स्टॉक को हम करना चाहते हैं। तो NSE का यहाँ पे HDFC बैंक का कोड डाल दिया, किस डेट से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, यहाँ 1 Jan 2023 डाल दिया, कब तक करना है यहाँ पे मैंने टुडे का फॉर्मूला लगाया। तो जिस दिन भी आप शीट खोलेंगे उस दिन की डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ताकि लेटेस्ट डेट तक आपकी बैक टेस्टिंग हो जाए। इन केस आप चेंज करना चाहते हैं या मैनुअली आप कोई और डेट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे लेवल्स बता दिया, RSI बाय लेवल्स, ठीक है, और यहाँ RSI सेल लेवल 65 और पर ट्रांजैक्शन। तो जब एक बार बाय होगा कितना बाय करना है, कितना अमाउंट से बाय करना है, वो यहाँ पे है 50,000 अमाउंट से हम बाय करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये सारे डिटेल डालते हैं, शीट ऑटोमेटिकली उस स्टॉक का डेटा पुल करता है उन डेट्स के लिए, और यहाँ पे एक टेबल बन के आ जाता है जिसमें ऑटोमेटिकली मैंने सब कुछ फॉर्मूलाज वगैरह लगा रखा है, जिससे वो ये पता लगाता है कि कब बाय हुआ, कब 50 के लेवल पे रीसेट हुआ, उसके बाद दोबारा से बाय हुआ, और कब 65 के ऊपर निकला और सेल हुआ। जैसे नीचे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे 2 जनवरी की डेट आ रही है सबसे ऊपर, उस दिन का क्लोज प्राइस क्या था, उस दिन का RSI क्या था, सब RSI वगैरह इसी शीट में कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ राइट हैंड साइड में मैंने RSI का फॉर्मूला लगा रखा है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे आती हैं। उसके बाद ये चेक करता है शीट की कब 35 के नीचे निकला और हम बाय करेंगे। तो यहाँ जाके 15 मार्च 2023 को 35 के नीचे गया। मैंने कलर कोडिंग भी कर दिया ताकि देखने में विजुअली आपको आसानी हो कि कहाँ चेंज हो रहा है। तो जहां भी 35 के नीचे है वहां मैंने रेड कलर किया है, जहां भी वो 50 के आसपास है वहां पे मैंने ये ग्रेश कलर कर दिया है, ताकि हमें पता चल जाए कि रीसेट हुआ है तो कहां पे हुआ है।
ठीक है। तो जिस दिन बाय हुआ उस दिन हमने किस प्राइस पे बाय किया, जो उस दिन का क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है। और कितनी क्वांटिटी करी, ताकि 50,000 के आसपास इन्वेस्ट हो जाए, इतनी क्वांटिटी हमने खरीद ली और यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा आ गया। टोटल क्वांटिटी, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट और उसका एवरेज प्राइस क्या चल रहा है वो सब यहाँ पे ट्रैक हो रहा है। अब नीचे जाते हैं। इसके बाद जैसे ही RSI 65 के ऊपर निकला, हाँ मैंने इसमें ये एक एनहांसमेंट किया है कि देखिए 65 के ऊपर जब जाता है उसके बाद हो सकता है वो 70 टच करे, 75 टच करे, 80 टच करे, ताकि हम उसे बेस्ट पॉसिबल लेवल पे बेच सकें। मैंने क्या ट्रैकिंग करी है, जैसे ही 65 के ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे गिरता है प्राइस, देखिए यहाँ पे 65 के ऊपर गया 5 अप्रैल को, यहाँ हमने सेल नहीं किया। उसके अगले दिन वो और ऊपर गया, यहाँ पे चेंज आ रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, प्लस में आ रहा है तो बढ़ रहा है, माइनस में आ रहा है तो घट रहा है। तो जब तक बढ़ रहा है प्राइस हम सेल नहीं करेंगे। जिस दिन वो घटा उस दिन हमने सेल करा। देखिए यहाँ पे जाके वो घट गया प्राइस, उस दिन हमने सेल कर दिया उसके क्लोजिंग प्राइस पे और हमारा प्रॉफिट यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया कि हमने कितना अमाउंट में प्रॉफिट किया और कितना परसेंटेज वाइज प्रॉफिट किया जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है। उसके बाद साइकिल रीसेट हो गई और उसके बाद दोबारा शीट ट्रैक करती है कि 35 के नीचे कब गया और उस दिन बाय कर लेती है। जैसे ही 35 के नीचे जाता है बाय कर लेते हैं हम। यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। फिर देखिए 50 के ऊपर गया इसलिए 35 वाली साइकिल फिर से रीसेट हो जाती, लेकिन उससे पहले ही वो 65 के ऊपर चला गया। अब यहाँ पे भी हमने सेल नहीं करा 28 जून को, उसके बाद वो और बढ़ रहा है, तो जब तक बढ़ रहा है हम उसे बढ़ने देते हैं और जब घटता है तो हम उसे सेल करते हैं। जिस भी दिन प्राइस पिछले क्लोजिंग प्राइस से घट के नीचे आ जाता है वहां पे हम सेल करते हैं। तो यहां जाके सेल हुआ और प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया। तो इसी तरह ये शीट पूरा डेटा चेक करती है और उसकी एक समरी बना के हमें यहां राइट हैंड साइड पे दे देती है जहां लिखा है समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो यहाँ आपको डेट दिखेगा, उस दिन का RSI दिखेगा, उस दिन का बाय हुआ या फिर सेल हुआ, कितना बाय प्राइस था, कितना क्वांटिटी बाय हुआ, कितना इन्वेस्टेड हुआ, टोटल क्वांटिटी, टोटल इन्वेस्टेड, एवरेज प्राइस, किस दिन सेल हुआ, उस दिन का सेल प्राइस क्या था, कितना प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट परसेंटेज, और यहाँ XIRR भी ट्रैक हो रहा है। जिन लोगों को XIRR नहीं पता, XIRR हम तब यूज करते हैं जब हमारा किसी चीज में इन्वेस्टमेंट पार्ट्स में जाता है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए पहला पार्ट मैंने इन्वेस्ट किया वो ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टेड रहता है, जब दोबारा कोई एक्स्ट्रा पार्ट में इन्वेस्ट करता है वो कम समय के लिए इन्वेस्टेड रहता है, तो उस पे क्या रिटर्न आए वो XIRR नापता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने XIRR ट्रैक करके यहाँ पे परसेंटेज में XIRR भी निकाल के दिखाया है। और ओवरऑल रिजल्ट क्या आया इसका वो यहाँ पे ये पर्पलिश जो मैंने टेबल बनाया यहाँ पे है। तो मैक्स इन्वेस्टेड, मैक्सिमम हमारा कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, एक बार में 50,000 होता है तो 2 लाख तक इन्वेस्ट हुआ, 2 लाख रुपीज। एवरेज कितना इन्वेस्ट हुआ, देखिए कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, तो मैंने सारे जो अमाउंट इन्वेस्टेड थे टोटल इन्वेस्टेड उनका एवरेज निकाल लिया लगभग जानने के लिए कि ओके एवरेज हमारा इतना इन्वेस्ट हुआ, विच कम्स आउट टू बी 94,000, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हमने बुक किया अराउंड 22,000। हमारा टेस्टिंग पीरियड का समय ईयर्स में क्या था 1.67, ठीक है। ये जो प्रॉफिट आया और ये एवरेज अमाउंट इन्वेस्ट हुआ उसका अगर हम एब्सोल्यूट प्रॉफिट निकालें तो वो ये निकल के आता है 23.13%। लेकिन जैसे मैंने कहा XIRR ज्यादा अच्छा तरीका है नापने का, जो क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट पार्ट्स में हो रही है और कई सारा पीरियड ऐसा है जहां हम इन्वेस्ट करते ही नहीं है, तो एब्सोल्यूट परसेंटेज से ठीक से आइडिया नहीं आता, XIRR से ठीक से आइडिया आता है। और XIRR हमेशा एनुअल होता है, यानी कि 34% एनुअल रिटर्न हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमें मिला। जबकि ये जो HDFC का है इस रेंज में जो हमने डेट डाली थी, जिस दिन स्टार्ट हुआ और जिस दिन एंड हुआ है वो टाइम, उसमें सिर्फ 0.54% बढ़ा, मतलब बढ़ा ही नहीं, उसी प्राइस पे रहा। देखिए वो प्राइस यहाँ पे ट्रैक हो रहा है, स्क्रिप्ट प्राइस एट स्टार्ट डेट 1628, ऑन एंड डेट 1636, मतलब उसी प्राइस के आसपास रहा, हार्डली थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन क्योंकि हमने RSI को फॉलो किया इसलिए हम 34% का एनुअल XIRR रिटर्न जनरेट कर पाए। तो ये है इस RSI की पावर। अब मैंने देखिए बढ़ते हुए स्टॉक या साइडवेज स्टॉक पे तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन असली टेस्टिंग किसी स्ट्रैटेजी की तब होती है जब हमें ये पता चले कि कोई ऐसा स्टॉक था जो गिरा, मतलब कहाँ ऊपर ऊंचाइयां छू के नीचे धड़ाम जमीन पे आ गया, ऐसे स्टॉक में कैसी परफॉर्मेंस आई होगी, वो अगर हमें जानना है तो मैंने उसके कुछ एग्जाम्पल्स उठाए हैं जिनका बैक टेस्टिंग गूगल शीट में, गूगल फाइनेंस में डेटा अवेलेबल था, एक आध उठाए हैं, तो उनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। जेट एयरवेज का, और मैंने यहाँ पे आपको टेबल में दे भी दिया कि आप खुद से करना चाहें, तो जेट एयरवेज का इस स्टार्ट डेट से लेके इस एंड डेट तक हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं जेट एयरवेज का डेटा पेश कर देता हूँ। ठीक है, अब शीट थोड़ा टाइम लेगी इस डेटा को जनरेट करने के लिए और सारी कैलकुलेशन करने के लिए, कब बाय कब सेल सब कुछ हुआ। थोड़ा टाइम देते हैं शीट को और वेट करते हैं हम लोग। ओके, और जैसे ही डेटा पूरा आएगा यहाँ ये टेबल में डेटा छप जाएगा।
तो जेट एयरवेज एक ऐसा स्टॉक था और मैंने पीरियड वो लिया जब वो टॉप में था अपने और वहां से गिरना शुरू हुआ। तो 1 जन 2008 आप चार्ट पे जाके देखेंगे जेट एयरवेज को, ये अपने टॉप पे चल रहा था, 1006 का प्राइस चल रहा था और एंड डेट पे 31 अगस्त ये 41 रुपीज आ गया। यानी कि इसमें कितनी गिरावट आई, 95% ये गिर गया। मतलब इमेजिन कर सकते हैं आप, ये ऑलमोस्ट धड़ाम जीरो के बराबर हो गया एक तरीके से, जहां ये था और जहां पहुंच गया। लेकिन हमने जब इस स्ट्रैटेजी से इसमें इन्वेस्ट किया, RSI स्ट्रैटेजी से, हमने कितने गेन किए, XIRR फॉर्म में देखेंगे तो आप 16.43%, एब्सोल्यूट फॉर्म में देखेंगे तो 268%, जबकि ये -95% गिरा है। ऐसे ही आप यस बैंक का एग्जांपल देख लेंगे, उनके मैंने रिजल्ट्स यहाँ पे डाल दिए हैं, सीधा देख लेंगे आप, बैक टेस्टिंग करके खुद भी देख सकते हैं, पूरी शीट में वेरीफाई कर सकते हैं कहाँ बाई कहाँ सेल हुआ है। ठीक है, सब कुछ ऑटोमेटेड शीट निकालती है। तो यस बैंक की टेस्टिंग करी 1 अगस्त 2018 से लेके 29 अगस्त, मतलब आज की डेट जो भी आप टेस्टिंग करेंगे वहां तक कर लीजिए, मैंने 29 अगस्त तक करी थी। ये यस बैंक गिरा था -93.45%, ये भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, लेकिन हमारा एब्सोल्यूट परसेंटेज आया 86% प्लस में। आरकॉम के स्टॉक में 1 जन 2008 वो टॉप में चल रहा था और 31 जुलाई को उसके बाद उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, मैं शायद अब वो हट गया होगा, शायद डीलिस्ट हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें क्या हुआ, 99% नीचे आ गया वो, लेकिन हमारे एब्सोल्यूट परसेंट RSI स्ट्रैटेजी से हम प्रॉफिटेबल रहे 45% ओवरऑल पीरियड में, जो हमारा एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट था उसमें। यानी कि हम लॉस में नहीं, हम प्रॉफिट में बाहर निकले, ऐसे स्टॉक्स में भी जो कि लॉस खा के बैठे थे। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ बता दूं आपको, अब आप बैक टेस्टिंग करेंगे और उनके टेबल्स देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे जेट एयरवेज का टेबल खुला है। बहुत ज़रूरी है जानना कि स्ट्रैटेजी में हो क्या रहा है। अब ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट आए हैं। शुरू में पहली बार जो हुआ, देखिए यहाँ पे जो बाय हुआ मल्टीपल टाइम्स, जब वो प्रॉफिट बुक हुआ तो 25% का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद ये मल्टीपल टाइम्स इसमें फिर से बाय हुआ और जब बुक हुआ तो वो लॉस बुक हुआ, क्योंकि जैसे ही ये 65 के ऊपर गया और वो हमने ट्रैकिंग भी करी कि 65 ऊपर जाने के बाद प्राइस कब गिरा, उस दिन हमने सेल किया, तो यहाँ पे 58,000 का लॉस हुआ था। उसके बाद आगे बढ़े तो 38,000 का फिर प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरह आप सारी चीजें देख सकते हैं कि कब प्रॉफिट हुआ, कब लॉस हुआ। ओवरऑल एंड ऑफ द टाइम जो हमने पीरियड लिया है उसमें क्या रिजल्ट आए हैं वो आपको यहाँ पे शीट टॉप में बता देती है कि आपको इतना प्लस में प्रॉफिट हुआ या माइनस में प्रॉफिट हुआ। अब देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक स्टॉक में जो गिरा होगा ऐसा ही रिजल्ट आया होगा, कई सारे स्टॉक में हो सकता है हमें लॉस भी देखने को मिला हो, लेकिन ये स्ट्रैटेजी एक स्टॉप लॉस की तरह भी काम करती है मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक में। देखिए, तो अगर आपको 65 के ऊपर जाने पे लॉस हो रहा है और आपको पता है कि वो फंडामेंटली अच्छा स्ट्रांग नहीं है, आप उसे ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहते, तो आपको वहां बेचना पड़ेगा, एक तरह से स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये है इस स्ट्रैटेजी का एक बहुत मेन पॉइंट, जो कि और यूट्यूबर्स कई लोग बताते नहीं है जब वो अपनी स्ट्रैटेजीज बता रहे होते हैं जहां लॉस होता है, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से आपको बताता हूं कि कहां प्रॉफिट हो रहा है, कहां लॉस हो रहा है, क्या साइकोलॉजी चाहिए इस स्ट्रैटेजी के लिए। तो स्ट्रैटेजी को आप लगातार फॉलो करते रहते तो आपको एंड ऑफ द रिजल्ट प्रॉफिट यहाँ पे हमने देखने को मिला। अगेन ये भी एक गारंटी नहीं है कि हर एक स्टॉक में ऐसा होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक में इसने प्रॉफिट ही निकाल के दिया है, क्योंकि इसका बेसिक फंडा ये है कि जब स्टॉक बहुत सस्ता होता है तो हम खरीद लेते हैं, और जब बढ़ने लगता है और बढ़ते रहता है और जब बढ़नी उसकी रुक जाती है तब हम उसे बेचते हैं, इसलिए इसमें ऐसे प्रॉफिट निकल के आते हैं। अब आप अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा सेफ्टी का, तो आप चाहें तो आप RSI 200 SMA के साथ यूज कर सकते हैं। मतलब आप ट्रैक करेंगे RSI जब जब लेवल्स आएंगे 35, 30 वो सब जो मैंने बताए तब तब बाय करना है। लेकिन अगर प्राइस 200 SMA के नीचे चल रहा है तो बाय बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी लेवल आ रहा हो RSI चाहे 5 पे भी क्यों ना चले जाए, बाय नहीं करना है अगर आप सेफ्टी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने उसकी बैक टेस्टिंग आपको दी है। जो भी स्टॉक आप या RSI नॉर्मल में डालेंगे, यहाँ पे स्टॉक का डेटा डालेंगे, उनकी ऑटोमेटिकली यहाँ RSI 200 में अपने आप डेटा फीड हो जाएगा और उसका रिजल्ट यहाँ आपको दिखेगा। जैसे जेट एयरवेज में 200 SMA के साथ रिजल्ट आया कि हमने 87,000 का प्रॉफिट बुक किया, यानी कि 103% का एब्सोल्यूट प्रॉफिट बुक किया होता। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये टेस्ट करना कि ओके मैं कोई स्टॉक खरीदता हूं और उसे अगर वो लॉस में दिखा रहा है, RSI 65 के ऊपर जाने पे लॉस में दिखा रहा है, मैं लॉस नहीं बुक करना चाहता, मैं होल्ड करना चाहता हूं, और जब 65 के ऊपर जाके प्रॉफिट में आ रहा हो तभी मैं बेचना चाहता हूं, तो उसके लिए मैंने ये वाली शीट बनाई है, RSI नॉर्मल विद जीरो लॉस बुकिंग। उसके टॉप में मैंने दिया है कि बाय व्हेन RSI टचेस द डिफाइंड लेवल्स, ये जो डिफाइंड लेवल्स है 35, 30 वगैरह, सेल व्हेन इट टचेस द हायर डिफाइंड लेवल, मतलब ऊपर वाला जो डिफाइंड लेवल है 65 जब टच करे, और जो ट्रेलिंग लगाते हैं हम,
लेकिन बट डू नॉट सेल इफ इट्स मेकिंग लॉसेस। तो 65 के ऊपर जाने पे अगर हमें लॉस हो रहा है, हम नहीं बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ETF में ये वाली स्ट्रैटेजी करते हैं, वैसे मैं जल्दी ही ETF का वर्जन लाऊंगा, उसमें मैं एक नई अप्रोच दूंगा उसके लिए, क्योंकि ETFs RSI के नीचे के लेवल्स बहुत रेयरली टच करते हैं 35 बुल मार्केट में खासकर, तो हमें एक अलग अप्रोच लेनी पड़ेगी। तो ये वाली अप्रोच अगर आप ETF में लगाएंगे तो आपके जो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो बहुत कम आएंगी पूरे साल में, ठीक है। तो ETF के लिए एक अलग अप्रोच होगी जो मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगा। तो ये वाला सिर्फ निफ्टी 50 के लिए यूज करना है, उसी की शीट मैंने आपको लिए बनाई है जिसमें वो RSI ट्रैक करेगा और बताएगा किस किस स्टॉक का RSI 35 के नीचे है, किसका 65 के ऊपर, वो सबको ट्रैकिंग मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इसे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं बैक टेस्टिंग बता रहा था। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो ये RSI नॉर्मल वाली है, जो हमारी शीट हमें ट्रैक करके देगी, हमें बताएगी कि कैसे कैसे बाइंग और सेलिंग करनी है, ठीक है। तो आप अपनी बैक टेस्टिंग अच्छे से कर लीजिएगा। शीट परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फिर आप बैक टेस्टिंग की शीट एक्सेस कर सकते हैं। अपनी बैक टेस्टिंग करिए, जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। देखिए मैं RSI को यूज कर रहा हूं 2022 से भी पहले से, जब मैंने वीडियो बनाया था उससे पहले से मैं यूज कर रहा था, उसकी स्टडी कर रहा था। जब मुझे सॉलिड स्टडी मिली तो मैंने शेयर करी थी, तो तब मैंने वीडियो बनाया था। तब से मैं ऑप्शंस में और इस तरह की बाइंग कर रहा हूं ऑलरेडी, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि RSI एक बहुत अच्छा टूल है, ये मैं ऑलरेडी यूज भी कर रहा हूं। तो अगर आप भी यूज करना चाहते हैं, अपनी बैक टेस्टिंग करिए, अपने आप को सेटिस्फाई करिए, अपने आप को साइकोलॉजिकली इसके लिए रेडी करिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 3 अलग अलग अप्रोचेस हैं इसमें। RSI नॉर्मल, जहां पे हम हो सकता है 65 के ऊपर RSI लेवल जाए तो किसी किसी स्टॉक में, खासकर स्टॉक में ही करना है। ETF में तो लॉस हम कभी बुक करते नहीं, क्योंकि ETF जो है देर सवेर ऊपर जाते ही हैं, तो उसमें लॉस बुक करने का कोई फंडा नहीं है। लेकिन स्टॉक्स का हमें पता नहीं है कब कौन सा स्टॉक क्या रुख बदल दे, हो सकता है अभी टॉप में चल रहा है और जल्दी नीचे चले जाए, इसलिए उसमें स्टॉप लॉस वाला मेथड रखेंगे तो हमारी सेफ्टी के लिए ही होगा। लेकिन अगर कोई अच्छा स्टॉक है और फंडामेंटली अच्छा है तो आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि 65 के ऊपर अगर लॉस में आ रहा है तो बेचना है या नहीं है, वो आपका इंडिविजुअल होगा। लेकिन निफ्टी 50 के स्टॉक्स यूजुअली माने जाते हैं कि काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, टॉप की कंपनीज हैं उसमें, तो उन्हें होल्ड करना उतना ज़्यादा रिस्की नहीं है। अब रिस्क जीरो तो कहीं नहीं है, लेकिन कम है निफ्टी 50 में रिस्क, इसलिए वहाँ पे आप अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कर सकते हैं। तो आइए अब आपको दिखाता हूँ वो वाली शीट जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने निफ्टी 50 के ट्रैकिंग के लिए। तो जब आप शीट परचेज करेंगे तो ये स्ट्रैटेजी वाली शीट आपको दिखेगी, जहां मैंने डिफाइन कर दिए हैं कि स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या हैं, कैसे बाइंग करना है और कैसे सेलिंग करना है। यहाँ मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा ताकि अगर आपको फ्यूचर में रेफर करना हो तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं सीधा यहीं से खोलकर। और बैक टेस्टिंग का शीट का लिंक यहाँ है, जिसको आप खोल के अपनी कॉपी बना के बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा स्कैनर, ठीक है। तो जो निफ्टी 50 के स्टॉक है उनमें एक एक स्टॉक का RSI कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके बेसिस पे यहाँ स्कैनर में मैंने RSI की वैल्यूज डाली हैं। एक स्ट्रेट फॉर्मूला नहीं है कि ओके RSI निकाल के दे दो। तो RSI 14 निकालने के लिए यहाँ पे नीचे एक शीट है, यहाँ पे हर एक स्टॉक का RSI कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। पिछले 1 साल के डेटा के हिसाब से RSI यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है और यहाँ स्कैनर में फीड हो रहा है, ठीक है। CMP का तो डायरेक्ट प्राइस आ जाता है एक फॉर्मूला से, तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस आ रहा है। और तो आपके स्कैनर में यहाँ पे टॉप में मैंने दिया है ये फिल्टर RSI बिलो लेवल, लेकिन एज पर स्ट्रैटेजी ये 35 से ऊपर नहीं ले जाना है, यानी कि आप 40-45 कर रहे हैं। सिर्फ अगर आपको ट्रायल करना है, आपकी बैक टेस्टिंग में कोई और रिजल्ट आते हैं, आप करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 50 करता हूं तो जो भी स्टॉक 50 RSI से नीचे होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। स्टॉक का कोड, उसका CMP, उसका RSI 14 की वैल्यू और सजेस्टेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, यहाँ पे बताएगा कि ओके आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि करंट होल्डिंग में ट्रैक होता है यहाँ पे कि 10,000 एक बार में इन्वेस्ट हो रहा है। तो 10,000 इन्वेस्ट करने के लिए इस स्टॉक में कितने यूनिट्स आपको बाय करने होंगे, तो ये आपको 65 यूनिट्स बता रहा है। उसी तरह हर एक स्टॉक का यूनिट यहाँ पे आपको बता देगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा 35 के नीचे ही रखना है, तो यहाँ 35 रखेंगे फिलहाल अभी, क्योंकि बुल मार्केट चल रहा है। 35 के नीचे किसी स्टॉक का मन नहीं कर रहा आने का, तो यहाँ खाली पड़ा है हमारा स्कैनर, ठीक है। और यहीं राइट हैंड साइड में स्कैनर में कलर कोडिंग भी किया है मैंने। स्टॉक कोड में बेसिकली इसका डिफॉल्ट कलर येलो है, लेकिन जैसे ही कोई स्टॉक RSI 65 के ऊपर जाता है उसका कलर यहाँ रेड हो जाता है, और कोई अगर 35 के नीचे जाएगा कलर ग्रीन हो जाता है ऑटोमेटिकली। जस्ट क्विकली आपको विजुअली दिख जाएगा ओके कितने स्टॉक 35 के नीचे चल रहे हैं, कितने 65 के ऊपर चल रहे हैं, ओके। और जो आपके स्टॉक ऑलरेडी आपने बाय करे होंगे और शीट में डाले होंगे इन सेम कोड्स के साथ, ठीक है। जो भी स्टॉक आप कर रहे हैं यहाँ पे डालना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्टॉक को कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई अलग से कोड डालना चाहते हैं, निफ्टी 50 की लिस्ट अपडेट होती रहती है, तो आप यहाँ पे शीट में अपडेट करेंगे मैनुअली, तो यहाँ पे आप उस स्टॉक का कोड डाल देंगे, उस दिन से वो उस वाले स्टॉक का प्राइस और RSI ट्रैक करना शुरू कर देगा,
और यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। तो वो मैनुअली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ वैसे तो 50 स्टॉक ऑलरेडी डले हुए हैं जो अभी करंटली निफ्टी 50 में है, लेकिन अगर आपको डालने हैं कुछ और स्टॉक्स, यहाँ पे मैंने इस रो तक जो कि है रो नंबर 70 जो येलो कलर में है, वहां तक आप और स्टॉक्स डाल सकते हैं। इसके नीचे आप डालेंगे तो उसकी ट्रैकिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अप टू 70th रो आप डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करंट होल्डिंग्स। तो यहाँ पे हम वो स्टॉक्स रखते हैं जिन्हें हम बाय करते हैं, ठीक है। उनको ट्रैक करने के लिए कि उनमें क्या RSI चल रहा है, किसमें एवरेजिंग करना है, किसमें सेलिंग करना है, वो यहाँ पे होता है। तो कुछ सैंपल डेटा मैंने यहाँ डाला है। जब मैं आपको ये शीट दूंगा तो वो खाली होगी, लेकिन सैंपल डेटा मैंने यहाँ डाला है आपको कुछ एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो देखिए कुछ स्टॉक्स हैं यहाँ पे कि हमने बाय डेट फर्स्ट अगस्त को बाय किया, श्रीराम फाइनेंस को इस प्राइस पे बाय किया होता और इतनी क्वांटिटी बाय की होती तो हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड होता इतना। ये सब ट्रैक करेगा, ओके। और ये यहाँ पे कॉलम एन में ये ट्रैक कर रहा है कि इस स्टॉक का करंट RSI क्या चल रहा है। तो जिस भी स्टॉक का RSI 65 के ऊपर होगा वो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में आ जाएगा, मतलब वो सेल एलिजिबल हो गया है। और साथ में मैंने आपको यहाँ राइट हैंड साइड में टेबल दिया है, समरी ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉर्टेड बाय RSI, ठीक है। तो सारे स्टॉक जो भी आपने बाय किए हैं उनकी समरी आ जाएगी कि कितने आपने इन्वेस्ट किया है, कितनी क्वांटिटी है। जैसे मल्टीपल बाय किया है आपने किसी स्टॉक में, HDFC लाइफ का मैंने एग्जांपल डाला है कि 1 अगस्त को हमने 14 क्वांटिटी बाय की होती और 10 अगस्त को हमने 15 क्वांटिटी बाय की होती। तो इन दोनों को मिला के टोटल क्या होता है, HDFC लाइफ में 29 होती है और 20,000 हमारे इन्वेस्ट हो गए होते और उनका ओवरऑल नोशनल प्रॉफिट या लॉस क्या चल रहा है वो यहाँ पे आएगा, परसेंटेज वाइज क्या चल रहा है, RSI क्या चल रहा है और परसेंट चेंज टुडे क्या चल रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि जब तक प्राइस बढ़ रहा है उसको ट्रैक करते रहिए। ये मैंने और भी शीट्स में एनहांसमेंट दिया है आपको, ETF शॉप 3.0, फायर शॉप 3.0, इसमें भी मैंने डाल दिया। तो जब तक प्राइस बढ़ रहा है क्यों बेचे, हम उसे बढ़ने देंगे। जिस दिन प्राइस गिरता है उस दिन जाके हम उसे सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये परसेंटेज चेंज टुडे में वो वाला नंबर बताएगा कि कितना प्राइस बढ़ा या घटा है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। तो ये अगर ग्रीन में है तो वो बढ़ रहा है, ये माइनस में और रेड में होगा तो वो घट रहा है। तो अगर RSI का लेवल पार कर चुका है और प्राइस घटने लगा है उसको सेल कर दीजिए और ट्राई कीजिए इसको क्लोजर टू दी एंड ऑफ द डे यूज करें, ताकि जो हमारा क्लोजिंग प्राइस के पास हम इसमें ट्रेड कर पाए, ठीक है। तो अगर आप बाय करते हैं उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले यहाँ पे डेट डालिए, उसके बाद कोई कोड डालिए। फॉर एग्जाम्पल रैंडमली मैं कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। अभी तो RSI 35 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ले लेते हैं कि हमने कोटक बैंक बाय किया और इसका प्राइस क्या चल रहा है, करंट प्राइस पे ले लेते हैं इसको। सपोज 6 क्वांटिटी बाय करते हैं हम ताकि 10,000 के आसपास इन्वेस्ट हो जाता। तो ये बस जो येलो के नीचे है, ये वाला येलो, उसके नीचे आपको डेटा फीड करना है, बाकी का डेटा ऑटोमेटिकली पुल हो जाएगा, शीट ट्रैक करके आपको बता देगी। आपको वहां कुछ नहीं डालना है, आप मैनुअली यहाँ कुछ डालेंगे। सपोज यहाँ मैंने 10,000 डाला होता है, देखिए बाकी का डेटा डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूलाज डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जहां येलो कलर नहीं है वहां पे आपको डेटा नहीं डालना है, ठीक है। और बाकी राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली समरी में आ जाएगा वो। तो जो भी सेल एलिजिबल है उसको जब आप सेल कर रहे हैं उसके लिए क्या करना है, ये जो ग्रीन में हाईलाइट होगा पोर्शन उसको कॉपी कीजिए और सोल्ड शीट में जाके यहाँ पे राइट क्लिक, पेज स्पेशल, वैल्यूज ओनली, सारा डेटा उस शीट से यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। बाकी का जो डेटा है जैसे होल्डिंग डेज वो निकाल लेगा, प्रॉफिट कितना हुआ निकाल लेगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेगा। ये ब्रोकरेज अगेन येलो में है, आपके ब्रोकर जो भी आपको ब्रोकरेज लगा रहे हैं, बाइंग सेलिंग प्लस TP चार्जेस टोटल जो लग रहा है वो यहाँ पे आप फीड कर सकते हैं। इनकम टैक्स के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, कई लोगों ने पूछा मुझसे कि फॉर्मूला लगा दीजिए, मैंने कई सारी पिछली शीट से हटा दिया था। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया, यही फॉर्मूला आप अपनी और शीट्स में कॉपी करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ये कैलकुलेट कर रहा है कि अभी जो प्रेजेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके हिसाब से मैंने फॉर्मूला लगा दिया है कि इस प्रॉफिट अमाउंट पे 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उस पे 4% एजुकेशन सेस, वो कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला यहाँ पे सिंपली लगा है, हर एक रो में लगा हुआ है। तो जिस भी दिन ये चेंज होता है STCG, आप ये शीट यूज कर रहे हैं, सपोज 1 साल बाद ये चेंज हो जाता है, वहां फॉर्मूला में आपको ये वैल्यू चेंज कर देनी होगी और वो उस रो से नया वाला STCG कैलकुलेट करने लगेगा, ठीक है। बाकी जो प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग दी ब्रोकरेज एंड इनकम टैक्स यहाँ पे निकालता है। अगर आप खुद को डिविडेंड दे रहे हैं, मतलब आप विड्रॉल्स करना चाहते हैं कुछ परसेंटेज, वैसे बाय डिफॉल्ट मैंने 0% रखा है ताकि पूरा का पूरा हमारा अमाउंट इन्वेस्ट हो जाए, री इन्वेस्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज कर सकते हैं अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपने आपको विड्रॉल्स वगैरह देना चाहते हैं, डिविडेंड्स देना चाहते हैं। 10% डाल देंगे तो ये डिविडेंड कैलकुलेट करेगा। फिर जो टोटल प्रॉफिट हमें हुआ था उसमें से ब्रोकरेज माइनस करेगा, इनकम टैक्स माइनस करेगा, ये डिविडेंड माइनस करेगा और जो फाइनली बच के फिगर आएगा वो है हमारा ग्रोथ अमाउंट, यानी कि वो री इन्वेस्ट होगा हमारी स्ट्रैटेजी में। तो देखिए यहाँ पे
टोटल 2933 हो गया, जो कि कैपिटल मैनेजमेंट शीट में जहाँ पे आप अपना अमाउंट ऐड कर सकते हैं कि आज मैं इतने अमाउंट के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 6 लाख के साथ स्टार्ट करते हैं आप, तो देखिए 6 लाख प्लस जो हमारा प्रॉफिट हुआ है ग्रोथ अमाउंट वो ऐड होके यहाँ पे आ जाता है और यही फिगर आपके करंट होल्डिंग में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और इसको हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, देखिए 50 स्टॉक्स हैं, अगर 50 में सब में हमारा बाय आ भी गया, वैसे तो यूजुअली साइकिल चलती रहेगी, सेक्टर्स रोटेट होते रहते हैं, कभी कोई बढ़ रहा होता है कभी कोई घट रहा होता है, तो ऐसा नहीं कि 50 के 50 आपके पास होंगे, बहुत रेयर सिचुएशन होगी। लेकिन हाँ, अगर हो भी गए उसके बाद भी आपके पास 10 पार्ट्स बचेंगे जो आप एवरेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कई सारी ऐसी सिचुएशन होंगी, कई स्टॉक्स में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कई में फिर प्रॉफिट आएगा, वो रिलीज होगा अमाउंट, तो ये साइकिल चलती रहेगी। तो आइडली अभी 60 का हमने पार्ट किए हैं, मतलब जो टोटल इन्वेस्टेबल अमाउंट है उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करके जो अमाउंट आता है वो हम एक पार्ट में यानी कि एक बार में इन्वेस्ट करेंगे, वो यहाँ पे निकल के आता है। प्रॉफिट टारगेट RSI लेवल, तो जैसे मैंने कहा स्ट्रैटेजी के हिसाब से 65 के ऊपर ही हम प्रॉफिट टारगेट रखते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बैक टेस्टिंग में या फिर आपको खुद से लगता है कि 70 75 जहाँ भी आपको लगता है ये रखना है, मे बी 68 67 जो भी लेवल आपको रखना है वो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। उसके हिसाब से कलर कोडिंग जहाँ भी RSI यूज़ हुआ है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं 80 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए कलर कोडिंग चला गया क्योंकि RSI 80 से ऊपर किसी का नहीं है, ठीक है। तो ये उस तरह से कोडिंग ये चेक करेगा यहाँ से वैल्यू और कलर कोडिंग उसके हिसाब से करेगा। ऑलराइट, और यहाँ पे आपको समरी मिल जाएगी, करेंटली इन्वेस्टेड कितना है, मतलब टोटल शॉप में आपका कितना अभी अमाउंट इन्वेस्टेड है, उसकी करंट वैल्यू क्या चल रही है, क्या नोशनल प्रॉफिट या लॉस चल रहा है, प्लस में है तो आप प्रॉफिट में है, माइनस में है तो आप नोशनल लॉस में है, परसेंटेज वाइज क्या है वो प्रॉफिट लॉस, और कितने टोटल स्टॉक्स आप होल्ड कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, और कितना कैश बचा हुआ है। तो ये जो टोटल आपका इन्वेस्टेबल कैपिटल है उसमें से इतना इन्वेस्ट हो गया, बचा हुआ अमाउंट यहाँ आएगा परसेंटेज वाइज, ताकि हमें पता चले ओके 50% इन्वेस्ट हो गया है या अभी 20% इन्वेस्ट हुआ है या 80% इन्वेस्ट हुआ है। जो भी परसेंटेज यहाँ आ रहा है वो बचा हुआ अमाउंट है। ये अभी बता रहा है कि 90% के अराउंड मेरा अमाउंट बचा है जो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। राइट, और एक बार आपने ये सोल्ड में रिकॉर्ड कर दिया, जो जो सेल कर दिया, करंट होल्डिंग में वापस आके उन सारी रोज को आपको डिलीट कर देना है क्योंकि अब वो करंट होल्डिंग में नहीं है। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो नए बाय में ये रेकमेंड नहीं होंगे, ठीक है। डिलीट कर दीजिए, उसके बाद वो शीट दोबारा से स्कैनर में उन्हें ट्रीट करेगी जब भी वो नए बाय के लिए एलिजिबल होंगे। जब भी उन स्टॉक्स में 35 से नीचे आता है लेवल, वो शीट रेकमेंड करेगी हमें। और बाकी जिनमें एवरेजिंग होगी, यहाँ पे RSI ट्रैक हो रहा है, जब इनमें 35 से नीचे आता है यहाँ पे बाय क्वांटिटी फॉर एवरेजिंग आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है इस स्टॉक के लिए। अगर आप एवरेजिंग कर रहे हैं मतलब उसे और बाय कर रहे हैं जब वो 35 के नीचे आता है दोबारा से, तो ये आपको मैनुअली अभी फिलहाल ट्रैक करने पड़ेगा कि सपोज 35 के नीचे आया, आपने बाय किया, उसके बाद वो 50 के ऊपर गया और दोबारा से 35 के नीचे आया, तो उसकी अभी मैंने लगाई नहीं है, वो थोड़ी एडवांस कोडिंग है, मैं फ्यूचर एनहांसमेंट में वो लगा दूंगा कि वो भी ट्रैक होगा। ऑलराइट, तो ये है हमारी शीट। इस शीट को आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ RSI आपके ज़िंदगी में एक अच्छी सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लाएगी, अच्छी सी स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए लाएगी और काफ़ी प्रॉफिटेबल होगी। कोई क्वेश्चन आपको होते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू, और फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो में। नमस्कार।